मलमूत्र विसर्जन जमीन पर हो ऐसी शरीर रचना सभी प्राणी जगत को प्राप्त हुई है, जिसमें आदमी भी आता है। लेकिन मनुष्य कुछ ऐसे कर्म कर रहा है कि वह खुद के दायित्व में बाधाएं तो खड़ी कर ही रहा है, पवित्र गोवंश के दायित्व में भी बाधाएं खड़ी कर रहा है। इसका नतीजा विषाणु निर्मिति तक कैसे पहुंच सकता है, इस बारे में जान लीजिए। नमस्ते। जो बात आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो हम सब ने देखी है, लेकिन उस पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ है। किसी भी प्राणी का मल और मूत्र शरीर से निकलने के बाद सीधा जमीन पर गिरता है और गिरते समय उन दोनों का मिश्रण ना हो, ऐसी व्यवस्था सृष्टि ने सभी प्राणियों में बना के रखी है। इस नैसर्गिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना अनुचित होगा। अपनी शरीर रचना देखिए, ये बात ध्यान में आ जाएगी। गायों के बारे में ऐसा ही है। प्राकृतिक परिसंस्था में संचार करने वाली गाय अपना मल और मूत्र अलग अलग स्थान पर विसर्जित करती है और बैल भी ऐसा ही करते हैं। इसके पीछे जो कारण है उसके मूल में ठोस प्राकृतिक नियम है और इनमें से महत्वपूर्ण कारण यह है कि मल और मूत्र पर सौंपे गए काम भिन्न भिन्न है और शरीर में जहाँ ये बनते हैं वो अवयव व्यवस्था भी अलग अलग है। पचन अथवा अपचन के बाद जो मल तैयार होता है वो सूक्ष्म जीव सृष्टि के लिए तैयार अन्न होता है और उसमें हस्तक्षेप करने की भावना किसी भी प्राणी को ना हो, इसलिए उसका ज्ञान दुर्गंध के रूप में उसे होता है। रक्त शुद्धिकरण के बाद निकलने वाले मूत्र का एहसास भी दुर्गंधि के रूप में ही होता है, लेकिन जमीन में उसे संभालने वाली सूक्ष्म जीव सृष्टि अलग होती है। मल की तरफ आकर्षित होने वाले सूक्ष्म जीव सृष्टि के लिए मूत्र कमाल का विनाशक होता है। इसके मूल में कारण यह है कि अपने मूत्र विसर्जन और प्रजनन संबंधी बाह्य अवयव एक ही है और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी मूत्र पर होती है। इसलिए सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का विनाश करने की क्षमता मूत्र में स्वाभाविक रूप से होती है। यह मल और मूत्र की विशेषताओं की परस्पर भिन्नता है। इसलिए मल और मूत्र शरीर से निकलते समय अलग अलग गिरे, ऐसी व्यवस्था सृष्टि ने सभी प्राणियों में बनाई है और उसे अनुकूल प्रेरणाएं हर एक प्राणी को होती है। आप कोशिश करके देखिए कि जमीन पर मल त्याग करें और उल्टा घूमकर उस पर ही मूत्र त्याग भी करें, होगा ही नहीं, उबक जाओगे। उसका कारण यह है कि मल के साथ उसके शरीर की कुछ पेशियां भी बाहर आती है और उनमें से कुछ पेशियों में उस प्राणी का जनुकीय नकाशा माने आरएनए होता है। मूत्र से इस आरएनए की टूट-फूट होती है और आरएनए की जब टूट-फूट होती है और टुकड़े पड़ते हैं तो उन टुकड़ों को ही विषाणु कहते हैं। ये विषाणु माने वायरस उनके ही द्वारा बनाए गए शरीर की श्रृंखलाबद्ध तोड़फोड़ करने के लिए सक्षम होते हैं। ऐसे ही विषाणुओं का निर्माण होकर उस प्राणी के अस्तित्व के लिए धोखा न निर्माण हो जाए, इसलिए मल और मूत्र के विसर्जन की व्यवस्था सृष्टि ने हर एक प्राणी में अलग अलग बनाई है और उसके अनुकूल प्रेरणाएं दी है। इसलिए मल और मूत्र एक साथ न आने की व्यवस्था सृष्टि ने बनाई है। अब आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे। उनमें से पहला सवाल अक्सर ये होता है कि मूत्र के कारण अगर आरएनए की टूट-फूट होती है तो वीर्य की भी होती होगी। तो उसका जवाब है हाँ, लेकिन यह टूट-फूट वीर्य पतन के बाद पीछे रहे शुक्राणुओं की होती है और उसके लिए अगत्य पूर्वक मूत्र त्याग भी होता है। दूसरा सवाल यह आएगा कि क्या बायोगैस टैंक या मनुष्य ने जो सेप्टिक टैंक्स बना के रखे हैं उनमें भी वायरस निर्माण होते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, इन दोनों में वायरस लोड बहुत ज़्यादा होता है। वायरस अक्सर मनुष्य द्वारा निर्मित ड्रेनेज व्यवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न ये होता है कि जमीन पर इतने सारे प्राणियों का मल और मूत्र गिरता है तो क्या वहाँ विषाणुओं का निर्माण नहीं होता? तो उसका जवाब यह है कि वहाँ भी विषाणु निर्मिति की संभावना होती है। चमगादड़ माने बैट्स के बारे में ये बात अक्सर हमने पाई है। इसके सिवाय ऐसी विषाणु निर्मिति की संभावना कम से कम रहे, इसलिए सूक्ष्म जीव सृष्टि द्वारा मल और मूत्र का विघटन बहुत तेजी से होता है और किसी भी प्राणी द्वारा मलमूत्र विसर्जन जिस स्थान पर हुआ है वहाँ मलमूत्र विसर्जन की प्रेरणा दूसरे प्राणी को नहीं होती। फिर भी अगर विषाणु निर्मिति होती है तो जमीन उसे प्रतिबंध करती है।
लेकिन अगर ज़मीन को हस्तक्षेप करने के लिए प्रतिबंध होता है तो वहाँ सड़न क्रिया के दरम्यान निश्चय ही विषाणु की निर्मित होती है, और सड़न क्रिया को तीव्र करने वाले घटक अगर उसमें मिल जाए तो उस प्राणी का तत्काल मृत्यु करने के लिए सक्षम होते हैं। और यही बात जीवामृत के कारण हुई है। गोबर और गोमूत्र के पानी के मिश्रण में बेसन आटा मिलने के कारण सड़न क्रिया अति तीव्र हुई है और उससे लंपी वायरस अति विनाशकारी रूप में पहुंच चुका है। गोबर जब पानी में रहता है तो वो सड़ जाता है, ये बात सभी जानते हैं। बेसन आटा अर्थात नत्र संयुग जब पानी में रहता है तो वो भी सड़ने लगता है, ये बात भी सभी जानते हैं। आइए देखते हैं कि पानी में रखी चना दाल का क्या होता है। ये वीडियो तीसरे दिन का है। अब इससे बदबू आना शुरू हुआ है। छठे सातवें दिन तो इतनी बदबू आ रही है कि इस खुले कमरे में भी रहना मुश्किल हुआ है। कोई भी यह करके देखे। रह रह के मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य लग रहा है कि लाखों लोग जीवामृत बना रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में इसके प्रचार हेतु कितने सारे प्रयास भी कर रहे हैं। फिर भी इतनी गंभीर तथा खतरनाक बात किसी के भी ध्यान में कैसे नहीं आई। और अगर वो 3-4 दिन के लिए पानी में रह जाए तो वो जहरीला बन जाता है। जब ये दोनों अलग अलग इतने सड़ते हैं तो इनका पानी में होने वाला मिश्रण और भी ज़्यादा सड़ जाता है। और ये बात आज अलग से बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है क्योंकि इससे गाय के संबंध में जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। जीवामृत के कारण जो वायरस ताकतवान बने हैं वो आज हवा में सभी जगह फैले हुए हैं और उनके प्रकार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पर जीवामृत बनाने के लिए मानवीय मूत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मनुष्य के लिए इसकी भयावहता कल्पना से भी ज़्यादा है और इस पर अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। जीवामृत के कारण होने वाली इस हानि के बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन कृषि उत्पादन में होने वाली वृद्धि दिखाई देती है। इसलिए उस वृद्धि के पीछे जो कारण है उसे समझना चाहिए, और क्या उसका संबंध विषाणु निर्मित को प्रतिबंध करना ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी अनुचित बात को प्रतिबंध करके उसे काबू में लाने की व्यवस्था सृष्टि बनाती है, और सड़न क्रिया फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो सृष्टि के लिए विनाशकारी ही होती है। और जीवामृत बनाते समय गोबर, गौमूत्र और बेसन आटा, उसके साथ और भी कुछ कुछ चीज़ें डालते हैं। इन सब का मिश्रण पानी में जब रहता है तो वो सड़ जाता है, और इस अनुचित बात को सृष्टि प्रतिबंध करती है। इन तीनों घटकों का सृष्टि में बहुत ऊंचा स्थान है, इसलिए इसे प्रतिबंध करने वाली सूक्ष्म जीव सृष्टि उतने ही उच्च श्रेणी की होनी चाहिए। जिन भी खेतों में जीवामृत का इस्तेमाल होता है वहाँ ऐसी उच्च श्रेणी की सूक्ष्म जीव सृष्टि तैयार होने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे प्राणी और पंछियों का मलमूत्र विसर्जन होना आवश्यक होता है, और ये मलमूत्र वहाँ ज़्यादा मात्रा में गिर जाए, इस हेतु बहुत संख्या से प्राणी और पक्षियों का वहाँ आना ज़रूरी होता है। और वो तभी आएंगे जब उनके लिए विपुल आहार की व्यवस्था बना के रखी हो। जिस भी जगह पे जीवामृत का इस्तेमाल होता है वहाँ प्राकृतिक रूप से तेज गति से ये बात होने के लिए उनके विपुल खाद्य की व्यवस्था सृष्टि द्वारा वहाँ बनाई जाती है। यह सृष्टि की भाषा है जो जीवामृत के कारण सृष्टि को बोलनी पड़ रही है। समृद्धि लगने वाली लेकिन असल में रिपेयर प्रोसेस होने वाली ऐसी घटनाओं में वनस्पति और ज़मीन की बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। और जहाँ भी जीवामृत का इस्तेमाल होता है उन खेतों में दूसरे साल से फंगस आता है। ये फंगस वनस्पतियों पे, उनके मूलों पे तथा उनके फल और फूलों में भी पाया जाता है। अगर मेघाच्छादित वातावरण हो तो ये फंगस और भी तेज़ी से आता है, क्योंकि मेघाच्छादित वातावरण में वनस्पतियों का शुद्धिकरण सबसे तेज होता है। जीवामृत आधारित खेती करने वाले बहुत सारे किसानों को इसका अनुभव आया है। 2018 तक हम भी बहुत बड़ी तादाद में जीवामृत बना के उसका इस्तेमाल करते थे और दिल लगाकर उसका प्रचार भी करते थे।
जीवामृत बनाना सुलभ हो जाए, इसलिए तब हमने कुछ गायों को पाला था। उसमें जो सबसे सुलक्षणी गाय थी वो अपना गोबर और मूत्र त्यागते समय एक दूसरे में ना मिले इसका बहुत ध्यान रखती थी, और उसकी ये प्राकृतिक कृति जीवामृत बनाने के बिल्कुल खिलाफ जा रही थी। उस कृति के कारण हमने जीवामृत संबंधी सभी प्रयोगों को रोक दिया और उस विषय का अधिक अध्ययन करना शुरू किया। उसमें गायों की शरीर रचना का अध्ययन किया, अपनी शरीर रचनाओं का अध्ययन किया और उसका संबंध प्रेरणाओं से लगाया। तो ये बात ध्यान में आई कि इन सब के पीछे सृष्टि की बहुत गहन योजनाएं हैं और उनके अनुकूल वर्तन करना यह हमारा कर्तव्य है। इन कर्तव्य पालन में अगर हम गलती करते हैं तो जीवन विरोधी तत्व तैयार होते हैं और आगे जाकर विषाणु भी तैयार हो सकते हैं। ये बात हमारे लिए भी उतनी ही लागू है। हमने जीवामृत बनाना तो पहले से बंद कर दिया था, लेकिन इस अध्ययन के बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि इस संभावित विषाणु निर्मिति को प्रतिबंध करने के लिए सृष्टि कुछ कर रही है क्या। इसलिए जहाँ भी जीवामृत का इस्तेमाल होता है उन खेतों से हमने कुछ पत्थर लाए और वहाँ से कुछ वनस्पतियों के अंग लाए। तो उनमें से कुछ पत्थरों पर और बरगद, पीपल, कड़ूनिम्ब और ख़ास करके औदुंबर माने गुलर के पेड़ पर हमें ऐसे कुछ तत्व मिले जो जीवामृत के परिणामों को नष्ट करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो ऐसे तत्वों को हमने एकत्रित किया और उससे लंपी बाधित गाय को एक दिन छोड़ के नहलाना शुरू किया। उसके साथ ही लकड़ी के कुल्लू पर निकाला हुआ सरसों का तेल गाय के बदन पर लगाया। तेल लगाने की ये कृति हम हर तीसरे दिन करते थे। तो हमने पाया कि लंपी बाधित गाय बस कुछ दिनों में ही ठीक हो रही है और इस तरह से सैकड़ों गायों को लंपी मुक्त होने के लिए सहायता मिली। दो 2018 में मन में एक ख्याल आना कि जीवामृत के कारण वायरस बन रहा है। फिर उस वायरस को नष्ट करने के लिए उन खेतों में जाकर खोजना, तो वहाँ के पवित्र वृक्षों द्वारा निर्माण किए हुए तत्वों का मिलना, उनका एकत्रीकरण करना और उससे गाय को नहलाने के बाद गाय की सेहत में बहुत तेज़ी से सुधार आना, यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इन सभी अनुभवों के कारण मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जीवामृत के कारण ही लंपी वायरस बहुत तेज़ी से फैला है और लाखों गायों की मौत का कारण हुआ है। आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस विषय की गंभीरता को समझिए और उसके पीछे की सत्य की जांच कीजिए। धन्यवाद। इसकी अधिक जानकारी पाने के लिए अजित कुमार परब लिखित ये किताब पढ़िए। इसकी कीमत पोस्ट खर्चे के साथ 90 रुपये है।